मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने मैं भूपेश आनंद लेक्चर नंबर 9 को लेकर आ गया हूं। आई एम डूइंग कॉस्ट क्लासिफिकेशन, आई एम डूइंग F2, आई एम फॉर ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल। और जैसे मैंने आपको बताया था कि F2 का डायरेक्ट रिलेशनशिप F5 के साथ है। बेटे मैं तो जनरली बच्चों को रिकमेंड यही करता हूं कि नॉलेज लेवल जैसी कंप्लीट हो आप पहले F5 का पेपर दें, बिकॉज पहले मैंने आपको प्रायोरिटी दी है F1, फिर F3, फिर F2। लॉ के से पहले आप पहले F5 दे दें, क्योंकि 90% कंसेप्ट जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखेंगे दैट इज देयर इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आइए मैं आज फिर एक लेक्चर नंबर 9, एक नई सुबह की स्टार्ट करें, नई क्लास की शुरुआत करें। कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं आजकल, बस खत्म होने ही वाला बेटे आज का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर 9 और 10 लेक्चर में मैं सारी क्लासिफिकेशंस कवर कर दूंगा, बिकॉज मैं आई एम डिस्कसिंग 6 क्लासिफिकेशंस। तो ये आज 5th क्लासिफिकेशन आपकी झोली में लेकर आने वाला हूं, एंड दिस इज समवट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5। बट मैं अगर मॉक टेस्ट देखूं, आपके एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस देखूं, बीबीपी के क्वेश्चंस देखूं, कैपलन का देखूं, तो दे हैव यूज्ड दीस कांसेप्ट्स, दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस ऑन दीस कांसेप्ट्स। तो यार अगर हम 10 15 20 मिनट सिंसियरिटी से बैठ जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव हो जाती है, तो यार एक घाटे का सौदा नहीं है। आप बस रजिस्टर ओपन करो, ऊपर लिखो जी लेक्चर नंबर 9। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 9 कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये मैं F5 का एक छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं, ACCA F5 का, बिकॉज ये F5 में कराते हैं लेकिन क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो मैं इसलिए इसमें भी थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा। तो आप F2 में मेरे सामने इस समय मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन के लिए बैठे हैं, और मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मेरी कहानी है कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट कमिंग 2 लेक्चर्स। दैट इज आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। बेटे 10th लेक्चर तक मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताई है, उसके बाद भी 2-3 लर्निंग आउटकम्स हैं व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप शायद समझ पा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 जो अभी मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें मैं कराऊंगा आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकर। एंड लेक्चर नंबर 10 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इन दैट आई विल बी अगेन कंक्लूडिंग विद द कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना हो तो कैसे करते हैं, है ना। फिर लेक्चर 11 में मैं आपको कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बातें करूंगा जो मैंने चैप्टर 1 में बतानी थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, मैं कहानी शुरू कर रहा हूं अपनी किस्मत की। मैं ये कहता हूं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या लगता है दोस्त, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपका मेन रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? लेट इट बी इन लेनोलेक्स पेंट्स, लेट इट बी इन हिंदुस्तान लेवल, लेट इट बी इन अपोलो टायर्स, लेट इट बी इन जेके टायर्स, लेट इट बी इन एमआरएफ टायर्स, लेट इट बी डनलप टायर्स, लेट इट बी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव डिस्कस्ड इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। As a management accountant, your role is you have to take so many decisions, you have to prepare the reports। मतलब आप बेसिकली डिसीजन मेकर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट डिसीजन मेकर नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट इज नॉट अ डिसीजन मेकर, बट यू एज ए ACCA you will be a management accountant, you are a decision maker। आपको बड़ी बड़ी डिसीजन लेनी है, और आपके डिसीजन से कंपनी प्रॉफिटेबल की नॉन प्रॉफिटेबल हो सकती है और नॉन प्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको ये 5th क्लासिफिकेशन कराऊंगा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजंस, बिकॉज यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। तो आपको और भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस पता होना चाहिए कॉस्ट का। अभी तक आपको पता चला एलिमेंट वाइज, फिर आपको पता चला ट्रेसेबिलिटी, फिर आपको पता चला फंक्शन वाइज, फिर पता चला बिहेवियर वाइज। आज जो मैं क्लासिफिकेशन करा रहा हूं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन वाइज। As a decision maker, there are some costs which are very important, which play a very important role while taking decisions. For example, marginal cost। वैसे तो एक चैप्टर भी है बेटे हमारे F2 में, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्ट मैं ये मानूंगा कि F2 का पार्ट ही है, ठीक है जी। फिर दूसरी कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ F5, बट पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए डिफरेंशियल कॉस्ट भी इस वीडियो में डाला। अच्छा, उसके बाद एक कॉस्ट हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप ACCA इस समय नॉलेज लेवल कर रहे हैं, सपोजिंगली आप जॉब करते हैं, तो यू कुड हैव अर्न्ड सम सैलरी फ्रॉम दैट। आज नहीं कर रहे, आज यू आर नॉट अर्निंग दैट सैलरी, दैट इज नेम्ड एज द अपॉर्चुनिटी यू आर लूजिंग, दैट इज नेम्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
एंड सिमिलरली द लास्ट कॉस्ट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटे मैं 4 तरह की और कॉस्ट बताने वाला हूं। पहली कॉस्ट तो वैसे भी आपको मालूम होनी चाहिए F2 में, बिकॉज वी हैव अ सेपरेट चैप्टर। मतलब मेरा थोड़ा सा एडिशनल पार्ट रहेगा कि मैं F5 की बातें थोड़ी सी बताऊंगा आज के लेक्चर में। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, बिकॉज यू आर अ डिसीजन मेकर, यू हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं शायद आपको समझ आ रही है। अभी तक कुछ बच्चों ने रजिस्टर नहीं खोला, मेरा दिल करता है थप्पड़ मारता है जो मुंह पे। कमर सीधी करके बैठे हैं भाई साहब, कैसे ढीले ढीले बैठे हैं। पानी पीना है जो पीना पी लीजिए, अब बस नोट कीजिए। आप कमर सीधी करके बिल्कुल जैसे ये बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, बेटे आपको बिल्कुल ऐसे ही बैठ के पढ़ना है। आइए इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप एक बार पहले लिखें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी दैट व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट मटेरियल, एंड द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एंड ऑन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। डिटेल में डिस्कस किया बेटे इन सब के ऊपर। अभी मैंने कॉस्ट शीट नहीं बताया, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट मेजरमेंट, कुछ नहीं, जस्ट इंट्रो लेक्चर्स की बातें कर रहे हैं बेटे। अभी मेरे को जस्ट आने वाले 5-6 और लेक्चर्स इंट्रो लेने दीजिए। मैं एक बार बता तो दूं कि कॉस्ट है क्या। कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बड़ी सारी कॉस्ट की बातें बताऊंगा। लाइफ में आई थिंक वी हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। हमें कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम ये काम करें या ये करें, ये कोर्स करें या ये करें, ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है। वी हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस आउट ऑफ दोज ऑल्टरनेटिव्स। And as a management accountant, as a cost accountant, it is very important that I should know the different types of cost. मुझे अलग अलग तरह की कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो, बिकॉज आई हैव टू टेक अ डिसीजन एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ अकाउंटेंट। मुझे अलग अलग डिसीजंस लेने हैं रिलायंस जियो के यहाँ पर, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट देयर। So when I want to take decisions, so I should be aware of different types of cost, कि cost अलग अलग तरह की क्या होती है और उनका मीनिंग क्या होता है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात करूंगा कि डिसीजन मेकिंग की क्या होती है। पहली बात, अच्छा डिसीजन मेकिंग में क्या क्या तरह के डिसीजंस लेनी होती हैं, जैसे टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए और बी, or to go for course of action A or B, whether to accept that order from the new customer or not, how much should be the minimum price, क्या हम मेक करें या बाय करें। ऐसे अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेने हैं और उन डिसीजंस को लेते समय आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट बी अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो मैं लेक्चर में आज वही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लिखें, आपने लिखा बेटे दोबारा से लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, on the basis of time, on the basis of behavior, on the basis of function, on the basis of management decision making and association with the product। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ डिसीजन मेकर। आप एक मिडिल क्लास लेवल में काम करेंगे, आपको अलग अलग तरह की डिसीजंस लेनी है और वो डिसीजंस लेने के लिए आपके पास यू शुड हैव सम नॉलेज। यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपको इन सभी कॉस्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो बेटा वो सारी कॉस्ट मैंने एक बार लिख दी है। अभी हमने कॉस्ट शीट भी स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने प्रोसेस कॉस्टिंग कोई मेथड भी यूज नहीं किया, कोई टेक्निक भी यूज नहीं की, नथिंग डूइंग। खाली प्यार प्यार से छोटी छोटी बातों को मैं बता रहा हूँ। रेलेवेंट कॉस्ट पता होनी चाहिए, व्हाट आई मीन बाय इंप्यूटेड कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय संक कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल कॉस्ट। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज मैंने इन सबके बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं, आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप बस लिखते जाओ बेटे। मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट क्लासिफिकेशन इस मार्जिनल कॉस्ट, जो आपको मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा। दिस आई विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 8 एंड देन I will also be discussing about differential cost and then I will be discussing about opportunity cost, replacement cost और उसके साथ साथ relevant cost। बेटे ये लेक्चर नंबर 9 में बताऊंगा। imputed cost, sunk cost, normal cost
एबनॉर्मल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एक बच्चा कहते हैं इतनी सारी कॉस्ट, बेटे आपको जब मैं बताऊंगा ना तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे, इजीली क्लासीफाई कर पाओगे और आपका आने वाला सफर आसान रहेगा। मैं आज सबसे पहली कॉस्ट जो बताने जा रहा हूं विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अ डिसीजन मेकर, यू नो, व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन, यू नो, आई शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन आई से अ मार्जिनल, जैसे नाम कह रहा है मार्जिनल, इट मीन्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट विच यू विल इनकर फॉर अ एक्स्ट्रा आउटपुट। जो आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, मान लेते हैं आप 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एज ए इन द फैक्ट्री, एंड देयर इज ए ऑर्डर, एक ऑर्डर आया 600 यूनिट का, 100 यूनिट्स मोर का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स। आप अपोलो टायर्स में टायर बना रहे हैं 500 यूनिट के, आपको एक नया ऑर्डर आया नेपाल से या अलग से एक स्पेशल कस्टमर से, उसने कहा मुझे 100 टायर्स और दे दो। Now the point is, as a manager of Apollo Tyres, I should be aware of कि अगर मैं ये 100 टायर्स और बनाता हूँ उसी premises में, या if I produce more 100 units, then how much will be the extra cost which I have to incur? उसको हम कहेंगे marginal cost। अभी लिखना नहीं है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या है बेटे मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट में मैंने कहा इट इज द एडिशनल कॉस्ट नेसेसरी टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट। नो डाउट मैं यहां पे लिख रहा हूं वन मोर यूनिट, आप पहले चलिए ए पॉइंट लिख लीजिए, इट इज द एडिशनल कॉस्ट नेसेसरी टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट। इट इज द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, मतलब आप जब एक यूनिट ज़्यादा बनाएंगे, जब आप 4 घंटे पढ़ते हैं और आधा घंटा और पढ़ेंगे, तो आपकी एडिशनल एफर्ट्स कितने लगेंगे, इफ आई think from that point of view. But because we have to see it from manufacturing entities, for manufacturing entities, if they are manufacturing a particular level of goods and if they are producing something more than that, उससे ज़्यादा बनाना है अगर, उसको हम कहते हैं बेटे मार्जिनल कॉस्ट। अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, आप मन छोटा बिल्कुल भी मत करना। It is the additional cost necessary to produce one more unit. Change in aggregate cost. चेंज का मतलब बेटे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे हम पहले 500 यूनिट्स बनाते थे, ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 400 यूनिट्स बनाएंगे तो मेरी कॉस्ट डिक्रीज होगी, और इफ आई प्रोड्यूस 600 यूनिट्स देन माय कॉस्ट विल इंक्रीज, बट देयर इज अ चेंज। तो चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू change in the production level, that is named as marginal cost। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मैंने बड़ा प्यार से अलग अलग केस स्टडीज लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा लेट इट बी अ टाइम लाइन, ये समय की रेखा है जी, दिस इज अ टाइम लाइन जो आपको दिख रही है, दिस इज अ टाइम लाइन एंड दिस इज बिगिनिंग पीरियड, दैट इज एग्जिस्टिंग पीरियड T0 एंड दिस इज T1। मान लेते हैं ये T0 है और ये T1 है। T0 का मतलब है एग्जिस्टिंग और T1 का मतलब है न्यू। एग्जिस्टिंग मीन्स जो आप करंट पोजीशन पे काम कर रहे हो, दैट इज एग्जिस्टिंग। अज्यूम करते हैं कि आप 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायरेक्ट लेबर। आप इस एग्जांपल को लिख रहे हो, समय की रेखा को बना रहे हो। मैं कहता हूं आप 500 यूनिट पहले से ही कर रहे थे, एग्जिस्टिंग है, प्रेजेंट टेंस है, आप 500 यूनिट बना रहे थे और उसके कॉस्ट का खांचा कुछ इस तरह का है। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए का लगता था एक यूनिट में, डायरेक्ट लेबर 5 रुपए की लगती थी। अच्छा, एक रेंट देते थे आप उस फैक्ट्री का, और रेंट आप पे कर रहे हो 50,000 और बेटे 500 यूनिट्स बना रहे हो, तो एक यूनिट पे कॉस्टिंग की टेक्निक लगाई, एक यूनिट पे 10 रुपए का रेंट आ गया। इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो 25 रुपए, 25 रुपीज पर यूनिट इज द कॉस्ट एंड यू आर सेलिंग एट 30 रुपीज एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ लाइक एनीथिंग। It means the point is I have just given you a brief idea in regard to the what is the existing position। आप काम कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, अचानक कुछ हुआ। अचानक क्या हुआ, एक नया स्टूडेंट आया, एक नया कस्टमर आया और वो कस्टमर कहता है ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्लीज दे दे 100 यूनिट्स मुझे। 100 यूनिट्स, यस वी आर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स, क्योंकि ऑर्डर ही 500 का था, हमारे पास डिमांड ही 500 की थी, लेबर खाली बैठी रहती थी, है ना, रेंट उतना ही देना था, 500 यूनिट ही बिकते थे, इसलिए हम 500 ही बनाते थे। लेकिन अचानक भगवान ने हमारी सुनी और एक नया कस्टमर आ गया और उसने कहा मुझे 100 यूनिट दे दो, 100 यूनिट का ऑर्डर, बट वो कहता है कि मैं आपको 17 रुपीज ही दूंगा पर यूनिट।
आप देखिए, हम वी आर सेलिंग एट 30 रुपीज पर यूनिट, बट दैट न्यू कस्टमर इज सेइंग दैट मैं एक साथ 100 यूनिट ले लूंगा, बट मैं आपको 17 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। अब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको अब ये डिसाइड करना है कि अगर आप वो 100 यूनिट और एडिशन में बनाओ तो आपकी जेब से एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी। that additional cost, that addition in the cost due to increase in the production is named as marginal cost. अब आपको लग रहा है, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन, यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन यू हैव टू टेक। आप बताओ अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी आपको बड़ी सारी डिसीजंस लेनी होती हैं कि मैं इससे बात करूं या नहीं करूं, व्हाट्सएप पे इसका आंसर दूं या नहीं दूं, इसका मतलब क्या। इट मीन्स आप रियल लाइफ में भी बड़ी सारी डिसीजंस लेते हो। सिमिलरली अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। सो इन दिस केस ही कैन ईजिली टेक अ डिसीजन इफ ही इज अवेयर ऑफ अ कंसेप्ट नेम्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि जो नया कस्टमर है वो 30 रुपीज पर यूनिट नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं 17 रुपीज पर यूनिट दूंगा। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर आपको मालूम है कि आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी उन 100 यूनिट्स को बनाने में, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, एंड देन यू कैन कंपेयर दैट कॉस्ट यू नो विद 17 रुपीज एंड देन यू कैन डिसाइड दैट वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट और नॉट। तो मैं आज आपके सामने यही बात कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि मैं एक सिनेरियो अज्यूम करता हूं कि 100 यूनिट्स जो आपको एडिशनल में बनाने हैं वो भी उसी फैक्ट्री में बन जाएंगे। आई रिपीट, एक बच्चे की कमर ढीली हो गई, मैंने कहा जो 100 यूनिट आपको एडिशन में बनाने हैं, मान लेते हैं कि आपके पास फैक्ट्री रेंट बड़ी एडिक्वेट है, यू हैव एडिक्वेट स्पेस, आप उसी में 100 यूनिट अकोमोडेट कर सकते हो। इसका मतलब आपको नए 100 यूनिट बनाने में ज़्यादा रेंट पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसी में एडजस्टमेंट हो जाएगी। और 3 ही तरह के कॉस्ट हैं, तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल है 15 रुपये, एक डायरेक्ट लेबर है 5 रुपये। बेटे 10 और 5 15, आप ये बताइए 10 मैं एडिशनल 100 यूनिट्स बनाऊं या ना बनाऊं, स्टिल माय रेंट विल रिमेन सेम, मेरा रेंट सेम आएगा। एंड दैट रेंट इज 50,000 रुपीज़, मेरा रेंट सेम आने वाला। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अब ये चेक करना है कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। द कस्टमर इज पेइंग 17 रुपीज़, तो मैंने लिखा है बेटे, आपके लिए लिखा है मार्जिनल कॉस्ट इन द अबव एग्जाम्पल इज 15 रुपीज़। कैसे? क्योंकि अगर आप एक नया यूनिट बनाओगे तो मटेरियल कॉस्ट तो लगेगी 10 रुपीज़, लेबर कॉस्ट भी लगेगी 5 रुपीज़, तो 10 + 5 15 रुपीज़, तो 15 रुपये की आपकी मार्जिनल जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी। बट फैक्ट्री रेंट नहीं लगेगा क्योंकि आप ये 100 यूनिट नहीं भी बनाते, तब भी यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ रेंट। सो दैट रेंट इज नॉट in being paid for those 100 units because those 100 units are accommodated in that। तो मैं आपसे ये कहता हूँ चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दिस मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट फॉर द एडिशनल आउटपुट। आई थिंक आप बात समझ गए। आप में से एक बच्चा कह रहा है सर ये बताओ कि आपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, और उसमें एक बात बताई थी वेरिएबल कॉस्ट, और आपने कहा था वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर एडिशनल फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, दैट इज नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आपने अभी तक मार्जिनल कॉस्ट में बताया, मटेरियल 10 रुपये, लेबर 5 रुपये, 15 रुपये, दैट इज वेरिएबल ओनली। तो क्या वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही है? मैंने कहा बेटे अभी तक जो एग्जांपल दिए मान लेते हैं, बिकॉज अभी तक आई हैव नॉट इंक्रीज द रेंट, आई हैव अज्यूम्ड दैट द सेम 100 यूनिट्स विल बी अकोमोडेटेड इन दैट स्पेस। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 15 रुपये पर यूनिट जो मैं पे कर रहा हूँ, यस अभी तक आई कैन से दैट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बट माई पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्ट एक वाइडर कंसेप्ट है। अभी मैं एक छोटा सा सिनेरियो चेंज कर दूं, मैं आपसे ये कहता हूं ऐसा मान लो कि वो जो फैक्ट्री है उसमें 500 यूनिट से ज़्यादा बन ही नहीं सकते, यू कैन ओनली प्रोड्यूस 500 यूनिट्स। अगर आपको 100 यूनिट्स और बनाने हैं तो आपको एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू हैव टू पे एडिशनल रेंट। मैं आपकी बात को क्लैरिफाई करने के लिए आ रहा हूँ बेटे, कमर सीधी करके बैठा। देखो आपकी बातों को मैं सोच सोच के आपके लिए नए सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूं कि आप घर बैठे मेरी सारी बातों को लॉजिकली समझ पाएं। मैं फिर रिपीट करता हूं, आई एम डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। पहली बात।
मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट एक डिसीजन मेकर की बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने कहा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशन इन कॉस्ट फॉर द एडिशन इन आउटपुट। अभी तक जो भी मैंने सिनेरियो डिस्कस किया था, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड रेंट इज सेम, सो वेरिएबल कॉस्ट यू कैन थिंक दैट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बट इन रियलिटी मार्जिनल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, because marginal cost is the addition in the cost due to additional production। मैंने अज्यूम किया कि रेंट अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लेनी पड़ेगी वो 100 यूनिट बनाने के लिए और मुझे एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। अब देखिए मैंने वही बात लिखी है, नोट नंबर 1 पहले आप सब बच्चे लिख लें। मार्जिनल कॉस्ट इन अबव एग्जांपल is rupees 15, change in cost due to change in output। note number 2, variable cost is not equal to marginal cost। suppose existing production is 500 यूनिट्स। आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सेम नहीं होती। अभी तक शायद आपको लग रहा है सेम है, लेकिन होती नहीं है। मान लेते हैं कि आपको जो नया ऑर्डर आया 100 यूनिट का, उसके लिए आपको एक एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट है और उस एडिशनल स्पेस में आपको 600 रुपये का किराया और पे करना पड़ रहा है। बेटे बड़े प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ढीले मत पड़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, थप्पड़ मारूंगा मुंह के ऊपर, लिख लो। बट फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स we require additional space, and for that we have to pay 600 rupees as rent as addition। now the point is, अब आपको लगेगा इस एग्जाम्पल के बाद कि सच में वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट हैं। अब मैं आपके सामने आ गया जी, मेरे को नई स्पेस चाहिए, तो अब बताइए मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। बेटे डायरेक्ट मटेरियल तो अभी भी 110 रुपये पर यूनिट लगेगा, डायरेक्ट लेबर अभी भी 5 रुपये पर यूनिट लगेगी। पहले मैंने अज्यूम किया था कि उसी फैक्ट्री में अकोमोडेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने फैक्ट्री रेंट को ऐड नहीं किया, एंड दैट इज नॉट अ मार्जिनल कॉस्ट। बट इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस सिनेरियो, मैंने अज्यूम किया कि मुझे नई फैक्ट्री स्पेस थोड़ी सी और चाहिए और 600 रुपये का कॉस्ट इनकर होगा, और अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो 6 रुपये का पर यूनिट रेंटल कॉस्ट आएगा। 10 + 5 15 और 6 21। It means my marginal cost is 21 rupees per unit। My marginal cost is not 25 rupees per unit। My marginal cost is not 15 rupees per unit। It means मैंने हल्का सा सिचुएशन बदला और आपने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट कुछ और होती है वेरिएबल कॉस्ट की। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर नॉट सेम। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 500 यूनिट के बाद आपको एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और 600 रुपये देना पड़ते हैं। चाहे आप उसमें 100 यूनिट बनाओ चाहे 50 बनाओ, आपको फिर भी 600 रुपीज़ पर यूनिट देना पड़ता। मान के चलते हैं कि मुझे 50 यूनिट का ही ऑर्डर आया, तो उस केस में मैं यहाँ पर पता क्या करता, मैं यहाँ पर 12 रुपये की कॉस्ट ऐड करता और ये 10 रुपये होता, और 10 और 5 15, 15 और 12 27 आ जाता बेटे। ये मार्जिनल कॉस्ट होती। बिकॉज अब आपको लग रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट का कोई कॉन्स्टेंसी का एग्जांपल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मार्जिनल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक आपको लॉजिकली सारी बातें समझ आ गई है। लास्ट पॉइंट लिख दें। सो मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन इन द कॉस्ट फॉर एडिशन इन प्रोडक्शन। No doubt, in most of the cases, marginal cost is due to increase in the variable cost। बेटा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिखेंगे। MCQs डायरेक्टली इस पे पूछे जा रहे हैं कि marginal cost is addition in the cost। It can be due to variable or it can be due to fixed। बट वेरिएबल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट। ये बात मैं बार बार आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो आप लिखेंगे सो मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन इन कॉस्ट फॉर एडिशन इन प्रोडक्शन। नो डाउट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे मैंने पहला सिनेरियो लिया था, मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन द 100% ऑफ केसेस, ज़्यादातर ये पाया गया है। क्या पाया गया है कि जो एडिशन इन कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होती है। इसलिए हम लूजली कई बार ये कह देते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक ही सिद्धांत है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दे कैन बी डिफरेंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आज के इस लेक्चर में जो मुझे दूसरी बात बतानी है बेटे, मैं तो बताऊंगा, और अभी आपको मैं चाहता हूं कि विकीपीडिया से हल्का सा एक आपको ब्रीफिंग दे दूं कि भाई मार्जिनल कॉस्ट है क्या। अब देखिए ग्राफ कितना बढ़िया सा उन्होंने बनाया है।
जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब एडिशन इन द प्रोडक्शन, एडिशन इन द कॉस्ट ड्यू टू एडिशन इन द प्रोडक्शन, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से ना लिखें। क्या क्या लिखें कि भाई जब तक आप इसको रिलेट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको रिलेट नहीं करेंगे, आप कैसे समझ लेंगे? देखिए, टोटल कॉस्ट, when I say total cost, I mean that total cost is equal to variable cost plus fixed cost. It means marginal cost is the addition in the total cost due to addition in the production. ठीक है सर। मैं नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट पॉइंट के साथ आ गया और उसका नाम है जी डिफरेंशियल कॉस्ट। सो मैं आपको ना अलग अलग तरह के औजार दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अलग अलग तरह के टूल्स। जैसे रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो मैं आपको अलग अलग तरह के सेंसर्स, अलग अलग तरह के हेलीपैड्स, अलग अलग तरह के एयर गन्स दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन। So I have just discussed what is the meaning of a marginal cost. Now I am going to start with differential cost. अब बेटे डिफरेंशियल कॉस्ट एक अलग से कंसेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट एक अलग से कंसेप्ट था। तो आपको सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके लिए लिखना ज़रूरी है। आप में से कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, वो ज़्यादा समझदार बन रहे हैं, बेवकूफ़ है एक्चुअली में वो। वैसे मैं कहता हूँ डिफरेंशियल कॉस्ट, क्या लगता है बेटे आपको? क्या लगता है कि हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल कॉस्ट? इफ आई सी लिटरली प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंस इन द कॉस्ट इन टू डिसीजंस। भाई मैं डिसीजन 1 ले रहा हूँ कि आई विल बी प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एंड इफ आई विल बी प्रोड्यूसिंग 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मान लेते हैं। तो दो डिसीजंस होगी ना कि 500 यूनिट बनाऊं एक्स के या 600 यूनिट बनाऊं एक्स का। तो 500 यूनिट में कितनी कॉस्ट आती है और 600 यूनिट में कितनी कॉस्ट आती है, दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो दैट विल बी नेम्ड एज डिफरेंस इन कॉस्ट। अब एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट से डिफरेंशियल कॉस्ट में। बेटे डिफरेंस है, अभी आप पहले लिखो, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल कॉस्ट इज मोर वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्ट इज अ वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली मैं कहूंगा डिफरेंशियल कॉस्ट इज अ वाइडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू द मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट में हम लिख रहे हैं चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ए पॉइंट, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू, चेंज इन कॉस्ट मतलब ड्यू टू डिफरेंस इन द डिसीजंस, यू नो, चेंज इन द एक्टिविटी। पहली बात मैंने 2 रीजंस लिखी हैं, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी। चेंज इन एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैं पहले 500 यूनिट बना रहा था एक्स के, अब 600 यूनिट बनाऊंगा। बेटे 500 यूनिट अगर बनाऊंगा तो जो फैक्ट्री रेंट लग रहा था अभी भी 600 यूनिट में उतना ही लगेगा, जो सुपरवाइजर को सैलरी दे रहा था अभी भी उतनी लगेगी, जो मैं मैनेजर को सैलरी दे रहा था अभी भी उतनी लगेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वर्कर्स मेरे खाली बैठे हुए हैं, ऐसे ही बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, 500 यूनिट बनाकर खाली बैठ जाते हैं। अब मैं 600 बनाऊंगा तब भी मेरे को वर्कर की सैलरी उतनी देनी पड़ेगी। बट हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन कॉस्ट? बिकॉज अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा तो आई कैन गेट मोर रेवेन्यू। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो डिफरेंशियल कॉस्ट एक अलग कंसेप्ट है। मैं चाहता हूं कि आप पहले ए पॉइंट में लिखें चेंज इन कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। आप अपनी एक्टिविटी को चेंज कर देते हो, मतलब आप पहले 500 यूनिट बनाते थे अब 300 यूनिट बना रहे हो, पहले 500 बनाते थे अब 600 बना रहे हो। तो आप ये चेक कर रहे हो कि 500 और 600 में क्या क्या कॉस्ट में कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी लगेगी और यहाँ पे कॉस्ट कितनी लगेगी, एंड दैट डिफरेंस इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नेम्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। लेकिन बेटे डिफरेंशियल कॉस्ट यहाँ तक सीमित नहीं है। आपको अभी तक लग रहा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट सेम है बेटे, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्ट में मैं ये भी कहूँगा दैट इफ यू आर चेंजिंग योर डिसीजंस, पहले आप प्रोडक्ट एक्स बनाते थे अब आप प्रोडक्ट वाई बना रहे हो। आई रिपीट, आप एक मशीनरी में काम करते हो और उस मशीनरी में आप या तो एक्स बना सकते हो या वाई बना सकते हो, दोनों नहीं बना सकते। एक्स का एक सेलिंग प्राइस है, वाई का भी एक सेलिंग प्राइस है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर 500 यूनिट के एक्स बनाता हूँ और इन रिस्पेक्ट टू दैट इफ आई प्रोड्यूस 500 यूनिट्स और एनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर वाई, दिस इज चेंज इन द प्रोडक्ट, फर्स्ट इज चेंज इन द एक्टिविटी। आप समझ रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप पहले लिखें बेटे, लिखें आराम से, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। और यहां पर मैंने लिखा अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स।
पहले आप एक्स मतलब प्रोडक्ट एक्स बना रहे थे, पहले आप एक बर्गर बना रहे थे मैक वेजी, अब आप चिकन वेजी बना रहे हो, मतलब चिकन बर्गर बना रहे हो। इट मीन्स आप अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से भी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, उसको भी डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहां चाहता हूं कि आप फर्स्ट पॉइंट में लिखें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वाई। Let it be why we are producing 500 or 600 or 300. I am not commenting on that. मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप कुछ बनाते थे, कुछ अलग तरह की शाही पनीर बनाते थे, अब आप दाल मखनी बना रहे हो। तो दाल मखनी की कॉस्ट माइनस शाही पनीर की कॉस्ट, दैट इज बी नेम्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। और मैंने एक एग्जांपल दिया, पहले आप 10 किलो का शाही पनीर बनाते थे, अब आप 12 किलो शाही पनीर बना रहे हो, दैट डिफरेंस इज ऑल्सो नेम्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैन बी ड्यू टू टू रीजंस, वन इज ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी एंड सेकंड इज ड्यू टू द चेंज इन द प्रोडक्ट, इनटू चेंज इन द डिसीजंस। ठीक है सर। तो आप अब ये सोच रहे होगे कि एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, हाउ दीज कॉस्ट विल बी हेल्पफुल टू यू। दीज कॉस्ट विल बी हेल्पिंग यू बिकॉज वंस यू आर अवेयर कि आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट इतनी है। जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट एक्स को आप प्रोड्यूस करते हैं 500 यूनिट और आप उसको 50 रुपीज़ पर यूनिट में बेच रहे हैं, और मशीन की कैपेसिटी 500 यूनिट से ज़्यादा की प्रोड्यूस करने की नहीं है। बट अब आप ये सोच रहे हो कि 500 यूनिट की जगह एक्स की जगह अगर मैं वाई यूनिट बनाऊँ और वाई की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो I can get more revenue. If I compare the difference in the cost due to producing product number Y as compared to X, let it be X dollars, मान लेते हैं $5,000 है, but difference in the revenue is $8,000 और 8,000 रुपीज़ है। तो आप जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ बेटा, ये कह रहा हूँ मैं, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाउ दिस डिफरेंशियल कॉस्ट विल बी हेल्पफुल टू अ डिसीजन मेकर। बेटे डिफरेंशियल कॉस्ट का कंसेप्ट आपको सबको समझ आ गया। मैं कहता हूं जी आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको डिसाइड करना है कि हम प्रोडक्ट एक्स को बनाएं या प्रोडक्ट वाई बनाएं। अभी तक आप एक्स ही बना रहे थे और एक्स के 500 यूनिट बना रहे थे और आप 25 रुपये की कॉस्ट आती थी, 30 रुपीज़ में बेचते थे, 5 रुपये का प्रॉफिट होता था, और आप अभी तक कितना अर्न कर रहे थे, 2500 रुपीज़। And the capacity of the machine is maximum, that machine can produce 500 units of X only, ऐसा मान के चल रहे हैं। बट अब आप सोच रहे हो कि अगर आप Y बनाओ तो उसके 400 यूनिट बन जाएंगे, लेकिन बाजार में इसकी कॉस्ट जो है मान लेते हैं 25 रुपये ही आएगी, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, बट मार्केट में वी कैन सेल एट 50 रुपीज़। The selling price of product Y is 50 rupees in the market. The cost is 425 rupees per unit, and this is a total number of units. So I want to tell you, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए इस केस में 25 रुपये, यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप बताइए एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन सी डिसीजन ज़्यादा वर्थवाइल है। बेटे बट नेचुरल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट नंबर वाई। So how you have decided that? With the help of differential cost, क्योंकि मैनेजर की सैलरी एक्स में भी उतनी लग रही है, वाई प्रोड्यूस करने में भी उतनी लग रही है, फैक्ट्री का रेंट एक्स प्रोड्यूस करने में भी उतना लग रहा है, वाई में भी उतना लग रहा है, सुपरवाइजर की सैलरी एक्स में भी उतनी लग रही है, वाई में भी उतनी लग रही है। इसका मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। सो दैट डिफरेंस इन कॉस्ट एंड डिफरेंस इन रेवेन्यू की हेल्प से आई कैन टेक अ डिसीजन। तो मैं आपको इस समय करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और उस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको 2 तरह की कॉस्ट बता दी, और आने वाले लेक्चर्स में भी यही कॉस्ट बताऊंगा, लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 में, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया और आप लाइकली अपनी डिसीजंस में उसको यूज कर सकें। आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट एंड डिफरेंशियल कॉस्ट पूरा एग्जाम्पल क्लियर है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी